हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। स्टडी आपकी बेहतर चल रही होगी दोस्तों। आइए दोस्तों, आज मैं टॉपिक जो लेके आई हूँ आपके लिए उसका नाम है राष्ट्रपति। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस पे? राष्ट्रपति पे डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, पेन ले लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते जाइए। किस किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के कौन कौन से अधिकार हैं और कौन कौन से अधिकारों को वो करते हैं, और किस तरह से राष्ट्रपति में महाभियोग चलाया जाता है, और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में किस प्रकार से कौन उनके पद को, कार्यभार को संभालता है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप देखेंगे, समझेंगे, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो देखेंगे। आगे बढ़िए, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। और जिन भाइयों बहनों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति का टॉपिक ही इतना महान है, बड़ा है दोस्तों, कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज ये छोटा सा वीडियो, और कल हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आप पूरी जानकारी राष्ट्रपति से संबंधित प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, अब शुरू करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आपका साथ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो किस प्रकार होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेंगे। प्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या अप्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से, गुप्त रूप से किया जाता है, जिसमें जनता शामिल नहीं होती है। जनता के द्वारा उसको निर्वाचित नहीं किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उसको संसद के दोनों निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। इसको हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल मत प्रणाली भी कहते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और गुप्त रूप से होता है। इसको अनुच्छेद 54 के अनुसार इसका वर्णन किया गया, मतलब इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 54 में आपको मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य बिल्कुल होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये नहीं होता। राज्य विधान मंडल के बारे में हमने नहीं पढ़ा है और हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, इनका नाम उसमें नहीं था। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं उसमें, और दिल्ली पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। पहला भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। ऑप्शन बी गलत है, सेकंड गलत है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे हम। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों? आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, या देश का नागरिक हो। तो इसका जो उल्लेख है वो आपके संविधान के अनुच्छेद 58(1) में मिलता है, और उसमें आपकी 35 वर्ष का होना आवश्यक है, इसका भी उल्लेख है। सांसद चुने जाने के योग्य हो, ये इसका भी उल्लेख मिलता है, और देश का नागरिक हो, इसका भी उल्लेख मिलता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 58(1) के अनुसार। 58(1) में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो आपका बी है, इसका कोई उल्लेख नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 3 चीजों का होना आवश्यक है। तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए व्यक्ति खड़ा हुआ है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। कौन? एक सांसद भी हो सकता है और विधानसभा का सदस्य भी हो सकता है, परंतु क्या प्रॉब्लम है उसको भी देख लेते हैं। तो चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा। अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, निर्वाचित होने के तुरंत ही बाद उसे अपनी सदस्यता
तुरंत ही छोड़नी होगी। तो हम ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, सी के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो पुनः निर्वाचन के लिए आपका अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है। जो एक बार व्यक्ति निर्वाचित हो चुका है और दोबारा भी उस पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, उसका प्रावधान अनुच्छेद 57 के अंतर्गत पाया जाता है या लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के महाअधिवक्ता को, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71 वन के अनुसार, थोड़ा क्लीन करके लिख देती हूँ, 71 वन के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। बिल्कुल रहता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अपने निर्वाचन की तारीख से, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम, अपने पद ग्रहण करने की के दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है। और ये इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद आपका 56 वन के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56 वन के अनुसार, अनुच्छेद 56 वन के उपखंड का के अनुसार, उपखंड का के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 56 वन के उपखंड का के अनुसार या वन के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है और कौन हटा सकता है उसको? तो भारत के प्रधानमंत्री हटा सकते हैं, लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश हटा सकते हैं या संसद हटा सकती है। तो ऑप्शन हम डी के साथ जाएंगे, जो भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा। ठीक है, और जिसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 61 के अंदर मिलेगा कि भारत के संसद द्वारा और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसको हटा सकते हैं। ठीक है, और इसको किस लिए हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 56 वन में उपखंड खा के अनुसार संविधान में अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है या उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो हमने अभी डिस्कस किया है, संसद के दोनों सदनों द्वारा, किसी भी सदन द्वारा। तो उसमें 2 ही सदन होते हैं, तो दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित सदस्य इस पे महाभियोग लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो इसका उल्लेख जो है वो 14 दिन पहले मिलता है कि राष्ट्रपति को लिखित रूप में 14 दिन पहले यदि उस पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संसद द्वारा की जा रही है तो 14 दिन पहले उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा लिखित रूप से कि आपके कार्यभार में ये प्रॉब्लम है और आपको इस तरीके से आपको कार्य से हटाने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान, अगर राष्ट्रपति की जैसे अगर उसने अपना त्याग पत्र दे दिया है, पद छोड़ दिया है, या उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई है, या उसे किसी कारण महाभियोग द्वारा हटा दिया गया है, तो कितने दिनों के अंदर उसके स्थान को भर लिया जाना चाहिए आवश्यक होता है? तो वो आपका 6 माह है। 6 माह के अंतर्गत आपको राष्ट्रपति के पद को भर लेना आवश्यक माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और ये था लास्ट क्वेश्चन है ये, यदि राष्ट्रपति
एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली है, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो देख लेते हैं उसके कार्यभार को कौन संभालेगा। प्रधानमंत्री संभालेंगे, लोकसभा अध्यक्ष संभालेगा, या भारत का मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हम बी के साथ जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि अनुच्छेद 65 के अनुसार, किसके? अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, या उसने त्याग पत्र दे दिया है, या उसे हटा दिया गया है, तो ऐसी अगर स्थितियां बनती हैं तो अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर कार्यभार आपका उपराष्ट्रपति संभालेगा। और किसी कारण अगर उपराष्ट्रपति भी वहां पे उपस्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो इस कार्यभार को संभालेंगे। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यभार को संभालेंगे। और अगर किसी कारणवश आपके मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं है, तो उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उसको कार्यभार को संभालेंगे। दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यदि राष्ट्रपति की एक बार क्लीन कर देती हूँ इसको, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, या उसने त्यागपत्र दे दिया है, या उसे किसी कारणवश हटा दिया गया है, तो उसके कार्यभार को संभालेंगे उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 के अनुसार। ठीक है। और यदि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है, तो कार्यभार संभालेंगे क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और अगर मुख्य न्यायाधीश भी हाजिर नहीं है उस समय, तो आपके वरिष्ठ न्यायाधीश इस कार्यभार को संभालेंगे। ठीक है। तो इतनी सी नॉलेज आपके इस छोटे से वीडियो में आपको देने वाली थी मैं। और बाकी की नॉलेज है, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और वो और भी अधिकार हैं राष्ट्रपति के, जो हम क्वेश्चनों के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बस बने रहिए। सेकंड वीडियो मैं कल अपलोड करूंगी, और आप उसको जरूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को हमारे को, और लाइक करें और शेयर करें। और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो से आपको कितने मार्क्स अर्न हो सकते हैं, कितनी नॉलेज आपको मिली है। और अब मुझे बहुत खुशी होगी, आप हमारे साथ बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं, और इसी प्रकार आपका साथ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों थैंक यू सो मच।